हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। अब तक के हमारे इस वीडियो सीरीज के सफ़र में हमने 11th के थर्ड चैप्टर यानी मोशन इन वन डायमेंशन को अच्छे से कवर कर लिया है और हम शुरू कर चुके हैं चैप्टर 4 यानी मोशन इन प्लेन। और इसके हमने वेक्टर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को अब तक कवर किया है, जैसे कि वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशन। तो जिन लोगों ने अब तक वो नहीं देखा है, प्लीज़ आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? रिजोल्यूशन को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एडिशन को समझें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेसेस हैं। एडिशन में हम करते हैं कि हम दो वेक्टर्स को एक वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखते हैं, यानी कि हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं और हम एक तीसरा वेक्टर बना लेते हैं। और रिजोल्यूशन के अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो कंपोनेंट्स, दो वेक्टर्स को एक वेक्टर से हम दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, यानी हम एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, तो इससे पहले आपको एडिशन समझना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम सबसे पहले 2 डायमेंशन के अंदर स्टडी करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो एक्सिस लेता हूं, क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम एक्स और वाई ले रहे हैं। अगर मैं यहां एक वेक्टर अज्यूम करता हूं, लेट दिस इज अ वेक्टर ए, ये एक पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए, तो यहां इस ए के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए एक्स एंड ए वाई। और मैं ये लेट कर लेता हूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं इस वेक्टर की एक प्रोजेक्शन लेता हूं तो वो जो वेक्टर है वो है ए एक्स वेक्टर। एंड सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर इस वेक्टर की एक प्रोजेक्शन डालता हूं तो ये ए वाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सिंपल एडिशन, वेक्टर एडिशन के सिंपल एक बेसिक लॉ को लगाएं जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम की अगर दो अनपैरेलल साइड्स को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को मिला के अगर हम एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है उन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को। तो यहां से उस लॉ का यूज करके हम लिख सकते हैं कि ये ए वेक्टर जो है वो बराबर होगा ए एक्स प्लस ए वाई के, ax प्लस ए वाई, यानी हमने एक वेक्टर को ax एंड ए वाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ax इस वेक्टर का x कंपोनेंट है और ए वाई इसी वेक्टर का y कंपोनेंट है। अगर हम इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करें, अगर हम इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करें तो मैं कुछ इस तरह से ट्रायंगल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कंसीडर करता हूं cos थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है ax एंड हाइपोटेनस है a, सो यहां मैं लिखूंगा ax अपॉन में a वेक्टर। सो ax वेक्टर इज इक्वल्स टू a cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसी वेक्टर के, इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की, साइन थीटा की, तो साइन थीटा ए वाई अपॉन में ए वेक्टर होगा, क्योंकि इस साइड को हम ए वाई के मान रहे हैं इक्वल, इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ए वाई वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के। तो कुछ इस तरह से हम ax और ay को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ax एंड ay के कोऑर्डिनेट्स की, तो अगर इस वेक्टर को, जो कि एक पोजीशन वेक्टर है, अगर हम ax एंड ay से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये श्योर है कि ax वेक्टर जो है उसे ax i कैप लिखा जाएगा एंड ay वेक्टर को ay एंड जे कैप लिखा जाएगा, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं कि एक्स एक्सिस को हम आई कैप से
और y एक्सिस को हम j कैप से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यह एक ax वेक्टर हो गया और यह एक ay वेक्टर हो गया। अगर मैं अब a की वैल्यू निकालना चाहूं या फिर मैं a की बात करूं इसका यूज करके, तो a जो है वो बराबर हो जाएगा axi प्लस ayg, जो कि एक्चुअल में इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती। और यहां से अगर मैं इस a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियसली वो बराबर होगा i का कोफिशिएंट यानी ax स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट यानी ay स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हम 2 डायमेंशन में एक वेक्टर के कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं और इस डिवीजन को, इस वेक्टर डिवीजन को हम कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कि यही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स 3 डायमेंशन में कैसा दिखेगा। तो अगर हम बात करें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन की, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे नीड होगी एक्स वाई जेड ग्राफ की। सबसे पहले हम इस ग्राफ को पढ़ेंगे जहां पे हम एक एक्स वाई एंड जेड ग्राफ का यूज करेंगे और हम ये लेट करते हैं कि यहां पे एक पोजीशन वेक्टर है जो कि इस P पॉइंट तक है, ax, ay एंड az इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर की एक प्रोजेक्शन लेता हूं z पे, तो इस पॉइंट को यहां से यहां तक मैं इस पॉइंट को n से रिप्रेजेंट कर देता हूं एंड दिस इज ओरिजिन n, दिस इज ओरिजिन o। सो इफ दिस वेक्टर इज a वेक्टर देन इस पार्ट को मैं az से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सिमिलरली यहां मैं डायरेक्ट प्रोजेक्शन y पे नहीं ले सकता क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 3 डायमेंशन की, मैं बात कर रहा हूं 3 डायमेंशन की। अगर मैं बात करता 2 डायमेंशन की तो डायरेक्टली मैं यहां पे इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट करता, एक y डायरेक्शन और एक z डायरेक्शन में, या एक x डायरेक्शन में या एक y डायरेक्शन में। बट हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन का मतलब है हमारा वेक्टर ना तो ऐसे है और ना ही ऐसे है। वेक्टर हमारा इस तरह से हवा में होगा। इस तरह से अगर वो हवा में होगा तो उस वेक्टर को हम तीनों डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब उसकी एक प्रोजेक्शन, जैसे मेरे हाथ की परछाई पीछे दिख रही है वैसे एक प्रोजेक्शन z पे होगी, और इसी तरह एक प्रोजेक्शन जो होगी वो होगी xy प्लेन में। यानी एक प्रोजेक्शन को हमने ले लिया z पे और एक प्रोजेक्शन को हम लेंगे यहां इस प्लेन में, x एंड y प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करके मैं इस पॉइंट को सपोज Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब यहां मैंने इस वेक्टर को 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। 2 वेक्टर्स में मैंने इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया है। वन वेक्टर इज az एंड अनदर वेक्टर इज oq। सिमिलरली जैसे मैंने इस वेक्टर को डिवाइड किया, इस वेक्टर को भी मैं 2 डायमेंशनली यहां पे एक y एक्सिस पे और एक x एक्सिस पे मैं इसे इजीली कुछ इस तरह से मैं इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकता हूं। यहां इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा a y से और यहां इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा a x से। तो इस तरह हमने एक वेक्टर a वेक्टर को a y, a x, a y एंड a z 3 वेक्टर्स के अंदर हमने इसे डिवाइड कर दिया, हमने इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब अगर ये जो OQ वेक्टर है ये एंगल बनाता है AX के साथ में एंगल अल्फा, एंड सिमिलरली यहां पे हमारा जो Y है वो एंगल बनाता है एंगल बीटा, एंड A जो है हमारा वो AZ के साथ में एंगल बनाता है गामा। तो यहां से सिंपली हम अगर इस A वेक्टर को लिखते कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, तो हम ऐसे 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 कुछ इस तरह से लिख सकते थे कि A वेक्टर इज इक्वल्स टू ON वेक्टर प्लस OQ वेक्टर। फिगर से हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि जो ON है वो बराबर है AZ के, वो बराबर है AZ वेक्टर के, एंड जो OQ है ये वेक्टर, इसके भी हमने फर्दर 2 कंपोनेंट्स कर दिए हैं, इसके भी हमने 2 कंपोनेंट्स कर दिए हैं। यानी अगर मैं OQ की बात करूं तो OQ को मैं लिख सकता हूं
ओ क्यू के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो वो बराबर होंगे, लेट दिस पॉइंट इज आर एंड दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज एस। तो ओ क्यू वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ओ आर वेक्टर प्लस ओ एस वेक्टर, यानी इससे मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ए बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो कुछ इस तरह से हम हमारे वेक्टर ए को डिवाइड कर सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड में, जैसे हमने 2 डायमेंशन में किया था। सिंपली सेम मेथड, बस वहां डायमेंशन 2 थे, यहां डायमेंशन 3 हो गए। अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें तो अगर यहां ये जो एंगल है ये गामा है, तो मैं इस ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ओ एन पी में अगर कोस गामा की बात करूं तो कोस गामा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ए जेड अपॉन में ए। तो यहां से जो ए जेड होगा वो बराबर हो जाएगा ए कॉस गामा। इसी तरह सिमिलरली हम ए एक्स ए कॉस एल्फा एंड ए वाई ए कॉस बीटा, इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं ए एक्स की, इसका मतलब ये वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, यानी यहां जे और जो ए एक्स वेक्टर होगा उसके अंदर जो जे कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 होंगे, यानी कि जो ए एक्स होगा ऑब्वियसली वो बराबर होगा ए एक्स आई कैप के, ए वाई जो होगा वो बराबर होगा ए वाई जे कैप के, ए जेड जो होगा वो बराबर होगा ए जेड के कैप के। तो अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसे हम यहां से वैल्यूज ऑब्टेन करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। और इस पूरे की पावर मैं ना लिख के यहां मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं। अगर मैं इस ए स्क्वायर को कंप्लीट इक्वेशन में से कैंसल आउट कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ, या जिसे हम 3 डायमेंशन के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनका यूज करके हम 3 डायमेंशन में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल है वो तीनों डायमेंशन के साथ क्या क्या एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में एक वेक्टर को इजीली अलग अलग एक्सिस के ऊपर उसके हम कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। होप आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।